أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. आमीन आमीन सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियाना हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा दोज़ख से निजात है। ये हदीस हमें तीनों अशरे समेटने का दर्स देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और तमाम मेरे हाज़रीन, मेरे नाज़रीन दुनिया भर से जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है उनको चौथी सहरी का हम आगाज़ कर चुके हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं और ये जो खूबसूरत सहर का टाइम होता है इसमें अपना टाइम निकाल के हमारी जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, किचन में से अपना टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन देखती हैं और पसंद करती हैं। हमारे सेगमेंट्स को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह से नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है। आपको पता है रहमतों वाला बरकतों वाला महीना स्टार्ट हो चुका है और हम एक बार फिर से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम फिर से रमज़ानुल मुबारक का सामना कर सकें। और कोशिश भी करते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इबादत करें। और माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि रमज़ान में वैसे ही अल्लाह की बरकत होती है। और मज़ीद दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में आने वाले जितने भी रोज़े हैं हम रख सकें अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भाई ठीक कैसे हैं ठाक? आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तैयबा हम आज चौथी सहरी का आगाज़ कर चुके हैं और बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक ऐसी तेज़ी से जा रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा। बेशक ऐसा ही है। अभी तो कल की बात है कि हम जी। पहली सहरी ट्रांसमिशन कर रहे थे और आज माशाल्लाह से हम चौथी सहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और तो मैं बिल्कुल ये भी ही बताते चलूँ कि स्पीड में जा नाज़रीन रहा है रमज़ान। तैयबा
के लिए माशाल्लाह से बहुत टफ़ होता है, बिकॉज वो जॉब भी करती हैं और उसके बाद ऐसा फिर ही है। ट्रांसमिशन में भी हमारे आती हैं, और फिर रोज़े भी चल रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली जो ख़वातीन होती हैं, ख़ासकर स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, बहनें, उन पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किचन की। रमज़ान ही है। मुबारक में उनका आधा दिन किचन में जाता है, फिर आधी रात किचन में जाती है। और मैं जितने भी मेरे भाई और मेरे लाइक बड़े जो भी देख रहे हैं ये ट्रांसमिशन, उनसे मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा कि जब भी सहरी करें या अफ्तारी करें, अपनी माओ का, अपनी बहन का शुक्रिया अदा ज़रूर करें, ऐसा क्योंकि ही वो है। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए सारा एहतमाम करती हैं। और सम टाइम हम लोग, अब जैसे एग्जांपल मैं हूँ कि डाइट कॉन्शियस हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन ये कि रमज़ान मुबारक में आप दिल खोल के खाएं, अल्लाह ताला की रहमत आप पे बरसती है। ऐसे ही है ऐसा ही बिल्कुल। है, बिल्कुल। जी, और मज़ीद ट्रांसमिशन का आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हाफिज़ आमिर हैं माशाल्लाह से, और वो हमारी ट्रांसमिशन का हमेशा से खूबसूरत हिस्सा रहे। सबसे पहले हम उनको वेलकम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खूबसूरत आवाज़ में हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ भी किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हर साल आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, और इस दफ़ा तो आपने खूबसूरत आवाज़ में हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ भी किया है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और बिस्मिल्लाह कीजिए जी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी सुभान अल्लाह, गैरुल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी सुभान अल्लाह, गैरुल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। और अव्वल व आखिर है अल्लाह, बातिन व ज़ाहिर है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह, बेशक। अव्वल व आखिर है अल्लाह, बातिन व ज़ाहिर है अल्लाह, हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? क्या बात किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाए दर जन्नत के, और दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के, और दोज़ख की सब आग बुझे, तो दिल से कोई एक बार पढ़े, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आपका पढ़ना हमारा सुनना अल्लाह ताला कबूल आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और मज़ीद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। जी हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमानान मौजूद हैं जो कि आज की हमारे इस खूबसूरत से ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बुशरा जावेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक कैरियर काउंसलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कहते हैं आपको बहुत ट्रांसमिशन शुक्रिया आप में। दोनों कैसी का। हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। इन्हीं के साथ मौजूद है हमजा अली जो कि AI कंसल्टेंट है। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप AI कंसल्टेंट है माशाल्लाह। और आज की हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन यानी सहर रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको भी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और साथ साथ हम अगले मेहमान की जानिब चलते हैं। मोहम्मद अरशद वास्ती हमारे साथ हैं, राशिद वास्ती हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको भी ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का जिसने मुझ जैसी नाचीज़ को इस बाबरकत महफिल में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। जज़ाकल्लाह सर। माशाल्लाह। और आपकी जानिब हम दोबारा एक बार आएंगे। और हमारे साथ हमारे स्कॉलर है जैसे कि पता है नाज़रीन, एक खूबसूरत सा हमारा सेगमेंट होता है, उनके साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको भी कुछ सिखा सकें। जी जी मोहम्मद मोइन बेग मुजद्दिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे खूबसूरत सी ट्रांसमिशन सहर रमज़ान को मज़ीद खूबसूरत बनाया। बिल्कुल बेशक। और साथ साथ हम अपनी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब चलते हैं। उसके बाद जी हमारी जो मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर लिया जाए। तो जनाब मिलकर मोहब्बत के साथ इस बाबरकत महफिल में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक बहुत ही प्यारा कलाम मैं आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है। और मेरा हर गम भुलाने को नबी का नाम काफ़ी है। मैं नाते मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ राशिद, दिल ये कहता है। मैं नाते मुस्तफ़ा पढ़ता हूँ राशिद, दिल ये कहता है। मेरी इज्जत मेरी इज्जत मेरी इज्जत बढ़ाने को नबी का नाम काफ़ी है। सुलगती आग पर बिलाल के लब से सदा आई। सुलगती आग पर बिलाल के लब से सदा आई। मेरा हर गम मेरा
मेरा हर गम बुलाने को नबी का नाम काफ़ी है, और मेरा हर गम बुलाने को नबी का नाम काफ़ी है। और जो पूछा मेरे आका ने कहा, सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा मेरे आका ने कहा, सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है, और मेरा हर गम बुलाने को नबी का नाम काफ़ी है। और मिलादे मुस्तफ़ा करने से इज़्ज़त हमको मिलती है। मिलादे मुस्तफ़ा करने से इज़्ज़त हमको मिलती है। मेरी इज़्ज़त बढ़ाने को नबी का नाम काफ़ी है, और मेरा हर गम बुलाने को नबी का नाम काफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम को माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आगे आपकी आवाज़ में बढ़ाएंगे। मज़ीद बरकत अता बिल्कुल, फरमाए, बिल्कुल, और आमीन। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने स्कॉलर की जानिब। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह आज हम हमारा जो मौजू है उसका भी आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, और मुझे लगता है अभी जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो सब यही चाहते होंगे। आपको पता है आजकल हर बंदे की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई बीमार है, कोई जॉब्स को लेकर है, कोई अलग डिफरेंट प्रोफेशन को लेके, और आपको पता है आजकल हर चीज़ का एक वजीफ़ा है। आप कुछ भी हो, बीमार हो, उसके अलग वजीफ़े बिल्कुल। हैं, आपकी जॉबलेस होते हैं उनके अलग वजीफ़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं भी है, तो क्यों ना आज आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए जो हर परेशानी में काम आए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत हस्बे हाल आपने के सवाल कर दिया है। तो अभी हमारा कल सैयदा फातिमा ज़हरा का दिन भी गुजरा, और अभी नात पड़ी है नबी का नाम काफ़ी है। ये सारी चीज़ें बल्कि मुझको एक वजीफ़ा याद आ रहा है। सही सिद्धा की अबू दाऊद शरीफ की अंदर रिवायत आती है, उसमें फरमाते हैं कि ये वजीफ़े को अगर फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान अगर पढ़ लिया जाए कम से कम 3 दफ़ा, इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो मकसद में कामयाबी होगी। और वसीले के अंदर पंजतन पाक का वसीला है उस दुआ के अंदर। माशाअल्लाह। दुआ ये है कि इलाही बेहुरमत हसन व अखी है, जद्द ही व बनी है, व उम्म है व अबी है, नज्जैनी मिल गम्मी लज़ी अनफ़ी ही, या हय्यो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, अस्अलो का अंत हय्यी क़ल्बी बेनूर मारिफती का, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन।
मुख्तसर अल्फाज है और उसमें पंचतन पाक का पूरा वसीला दिया गया है। इस किस मकसद के लिए करेंगे, और आजमूदा है, बहुत आजमूदा है। और सबसे बात कि जो खुद मुश्किल कुशा के बादशाह हैं और खुद मुश्किल का सब भी उसके अंदर शामिल हैं, सही। तो सही। मुश्किल हल हो जाती है। कोई भी आपकी जैसी आपको मुश्किल हो, रिस्क की हो, परेशानी हो, कोई घरेलू परेशानी हो, कारोबारी परेशानी हो, जिस किस्म की हो, बीमारी हो, उसके लिए भी आपको सब कम काफ़ी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर करे, आमीन आमीन, सुम सुम आमीन। और इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ हम हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, हम उनको शामिल करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा जावेद, कैरियर काउंसलर है। अच्छा बुशरा, बेसिकली आप कैरियर काउंसलर हैं और अभी आपने कहा कि जो है आप बाहर से एमए करके आई हैं। जी। सो जो स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो क्या एक्सपोजर है? वैसे तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा, तो मैंने यहाँ एनआईटी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया पॉलीमर्स एंड पेट्रोकेमिकल में, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में रह के काम किया 2 साल। माशाल्लाह। और जाहिर सी बात है क्योंकि मुझे खुद भी एक्सपोजर चाहिए था पाकिस्तान का भी, और ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में ये हमेशा से था बिल्कुल। कि क्या डिफरेंस है हमारे मुल्क में और बाहर की पढ़ाई में। क्योंकि बिल्कुल, हर ये जो basic भी question है। यूथ होता है या पहले भी जी। हमसे पहले जनरेशन, हर बंदे को बाहर जाना बाहर बेशक, जाना है और पढ़ाई क्योंकि के लिए। हम भी हमेशा से सुनते हुए आए थे कि, और Definitely. आई हर्ड इट सो मेनी टाइम्स कि आप जब बाहर ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खुलता है, आपको लोगों की समझ में आती Exactly, है, awareness अवेयरनेस आती है। तो मुझे ये हमेशा से था कि मैं जो है वो एक स्पेसिफिकली जाके पढ़ाई ज़रूर करके आऊँ, लोगों को देख के आऊँ कि लोग किस तरह से। खैर फिर मैं बाहर गई, मैंने फिर मास्टर्स किया मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में, और किया भी मैंने खैर इटली से। तो मुझे खूबसूरत भी बहुत है और बहुत मैं घूमी फिरी, मैंने काफ़ी सारी जो है तो वो मुझे ये सिटीज़ बताइए कि कंट्रीज़ एक्सप्लोर बिल्कुल कर आपकी जर्नी पे ही बात हो रही है, तो मुझे बताइए इटली आपने क्यों सिलेक्ट किया? वैसे मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं कुछ जो मेरा कोर्स जी। है मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड था, ओके, और ठीक मैं है। हमेशा काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग थी कि मैं पढूं इसके बारे में। तो मुझे एक तो इंटरेस्ट वो था। Right. दूसरा ये था कि जैसे छोटे होते हैं आप, तो आपको एक फैसिनेशन होती है ना किसी अलग कंट्री की। तो बिल्कुल मुझे ऐसा है। हमेशा से वो इटली के बारे में एक वाइब थी, मैं जहाँ सुनती हम थी। बुक्स में अक्सर पढ़ जी। लेते देख लेते, वही हमारे माइंड में आ जाता वो है। रोम से जी। रिलेटेड मुझे बड़ा जो है वो फैसिनेशन थी कि मैं जाऊं और मैं खुद से देखूं। और खैर मैं बीइंग ऑनेस्ट कि वो बहुत ही हसीन है और बहुत ही No doubt, खूबसूरत है। बिल्कुल, ऐसे और मैंने और कंट्रीज़ भी देखी, मतलब बिल्कुल। शेंजन में तो सारी सिटीज़ भी देखी। तो कंट्रीज़ और सिटीज़ एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगता है वैसे ओवरऑल बहुत प्यारा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात करूँ, हाँ डिफरेंट बहुत है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है और वहाँ पढ़ाई होती है, Way too different, और right. बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है, लेकिन मैं ये बात भी आई वांट टू पुट फॉरवर्ड कि Sure. जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करी जाती है ना, इट्स ऑन द अदर लेवल। क्योंकि जब मैंने हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे देखा है, वो किसी चीज़ से घबराते नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है Already, बचपन से ही। because हम used to होते हैं हम लोग, एग्जैक्टली हम बहुत definitely. यूज्ड टू होते हैं। मतलब आप छोटे बच्चों को देख लें कि स्कूल्स में इतना प्रेशर होता है ऑलरेडी, Definitely. मतलब कितने कोर्सेज हम पढ़ते हैं। तो मास्टर्स तक आते आते मुझे लगता है वो बच्चा इतना मेंटली प्रिपेयर हो बिल्कुल, जाता आई है। एम एग्री विद यू बिकॉज आई वाज इन यूएसए जब आई वाज इन चाइल्ड। तो उस टाइम पे मेरे जो अंकल, मेरे कज़न थे, जी। वो लोग इतने रिलैक्स हो गए थे, बस स्कूल जाते थे, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था, सही। कोई उनका वो नहीं। अब हमारा तो मेन चीज़ ये होती है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म पहन के थक जाते हैं। ऐसा तो ही है। बिल्कुल है, हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है पढ़ाई पे। बहुत प्लीज बड़े कैरी ऑन होता करें जी। है। मैं मतलब एक छोटी सी एग्जांपल ही देना चाहूँगी। जो हमारे एग्जाम में स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी से यहाँ पे बैचलर्स किया, वहाँ जी। पे मास्टर्स किया है, तो मैंने ये देखा कि एग्जाम हमारा एक ही गो में होता है कि Okay. इफ़ यू पास इट देन गुड फॉर यू, अगर आपने पास नहीं किया यू हैव टू अपेयर अगेन। देन यू हैव टू कैरी अगेन। हाँ, यू हैव टू, ऑफ कोर्स। अच्छा, बाहर भी आपको क्लियर तो करना पड़ता है, बट उनकी अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जो कि मैं बहुत रिकमेंड करूँगी हमारी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, कि वो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें, कि उनके पास मल्टीपल सेशंस होते हैं। सही। और बड़े कंसेक्यूटिवली होते हैं कि मतलब Right. जैसे अगर आपने इस महीने नहीं किया, आप नेक्स्ट महीने कर लो, उससे अगले महीने कर लो। तो मुझे लगता है इससे बच्चों पे एक तो प्रेशर काफ़ी Pressure कम होता है, और ऐसा ही है। वो जल्दी निकल जाते हैं। वो जो हमारा एक फेयर होता है ना कि हम भूल गए या हम पीछे रह गए और हमारे साथ वाले आगे चले गए, मुझे लगता है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस आपका Demotivate शेक होता है, करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने बहुत ऑब्जर्व करे वहाँ के सही। कंपैरेटिवली। और इसीलिए अब जैसे मैंने ये फैसला किया कि मैं जो है वो लोगों को, क्योंकि जब मैं इस पोजीशन पे थी सही। तो मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था जिसने मुझे कोई बहुत हेल्प करी हो या मुझे बताया हो कि
दिस इज़ व्हाट यू शुड Only लुक फॉर। family की support हाँ, थी, ओनली right, फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे वालिद का बहुत सपोर्ट था, लेकिन वो काफ़ी अर्ली, मतलब 5 साल हो गए उनको। क्योंकि इट्स वेरी टफ बिकॉज आप एज अ फीमेल आप बाहर जाएं, बाहर जाकर स्टडी करें तो बेशक। बहुत ज़्यादा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड जी। और अभी मेरी वालदा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी अम्मी हैं बस, माशाल्लाह। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा। मतलब हमने ऐसा फैमिली कभी नहीं देखी कि उन्होंने बोला हो कि नहीं भाई लड़कियां जो है वो लड़कों से कम है। Oh, nice, हम 3 बहनें और एक भाई हैं, बट हमेशा उन्होंने बोला है कि आप वो करो जो आपका दिल करे, और आप हमेशा हाँ अच्छे बुरे की Actually, ये तमीज़ ज़रूर कॉन्फिडेंट बताएं। भी जो बेटियां होती हैं अपने माँ बाप को खुद से दिलाती हैं। बेशक This सही is कह true, रहे हैं जी। आप, बेशक सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ना, जैसे अब जी। यूथ के बारे में अगर हम बात बिल्कुल। करें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ऑलरेडी यूथ बहुत समझदार है, उसको बस एक थोड़ा सा आई थिंक सही गाइडेंस की जरूरत है। बाकी उनको पकड़ के जबरदस्ती कहीं मुझे लगाने तो की ये जरूरत लगता नहीं है पड़ेगी। सही नहीं, अच्छे खासे अब अच्छे यूथ खासे, समझदार हाँ, है। माशाल्लाह से अच्छा सब चले, पता है। माशाल्लाह से ये तो आपकी जर्नी पे बात जी, हमारी जी। हुई, और माशाल्लाह से सुन के डेफिनेटली हमारे जितने नाजरीन देख रहे हैं, यूथ स्पेशली देख रही है, वो बहुत मोटिवेशन उन्हें मिली होगी। अब हम बनो यूथ की आवाज़ पे आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से जैसे आपने जो जिक्र किया वो भी ऑब्वियसली यूथ से रिलेटेड है। अब आप हम जो पूछना चाह रहे हैं वो भी बताएं कि जैसे बनो यूथ की आवाज़ का जो आपने देखा इतना खूबसूरत सफ़र है, और हमारा एक सेगमेंट है चमकते सितारे, वो भी आते हैं यहाँ, चमकते हैं, डिफरेंट चैनल से भी चमकते नजर आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक जो है वो प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, और बात वही है कि अगर हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जैसे आज अगर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और अगर मुझे वो रिसोर्सेज नहीं मिलती, तो शायद मेरा भी वो एक जर्नी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब अच्छा इनिशिएटिव है कि हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन लोगों को जो जेन्युइनली कुछ कर रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, और आई एम रियली हैप्पी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मुझे लगता है बहुत काम करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली जहाँ पे हमारी यूथ है ना बड़ी समझदार है, बस उनको आगे लेके जाना है। डेफिनेटली माशाल्लाह। और हमारी जितनी नाज़रीन देख रही है, मेरी हमारी पूरी टीम की आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं माशाल्लाह। आप अपनी ज़िंदगी में हर मकसद में कामयाब हो। एक जाते जाते अच्छा सा मैसेज न्यू कमर्स को, यूथ को क्या देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलूँगी कि जैसे कि मुझे लगा कि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, द रीज़न मैं भी यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं हर उस बच्चे से या बच्ची से कहना चाहती हूँ कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी अपने करियर में, और वो कहीं पे स्टक है और उसको समझ नहीं आ रहा कि विच वे ही और शी शुड गो, आप बिल्कुल मुझे रीच आउट कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया पे, बुशरा जावेद 23 इज़ माय सोशल हैंडल। आप वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कोई भी मुझे रीच आउट करे और मैं पूरी असिस्टेंस देती हूँ, बहुत गाइड करके, और आपको किसी परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और यूथ की आवाज़ हो रही है तो व्हाई नॉट नाज़रीन, हम अपने अगले मेहमान को भी उन्हीं के साथ ज्वाइन करें। जी तैयबा, हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं, जनाब हमज़ा अली साहब, एआई कंसल्टेंट हैं। हमज़ा, अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। एआई कंसल्टेंट हैं आप, तो क्या सोच के ये फील्ड चूज़ किया आपने और क्या काम कर रहे हैं मज़ीद इस पर? पहले तो आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया इस ख़ास मौके के ऊपर बुलाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें कुछ रिलेटेबल भी हैं कि मैडम भी एनिडियन है और मैं भी एनिडियन हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सही बिठाया जी, दूसरी चीज़ ये है कि मैडम ने इटली का जिक्र किया, तो हम इनके बराबर में फ्रांस में जो है मैं तो मेरी रिसर्च जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जो है इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। 5 साल हो गए जी। इंटरनेशनली WHO और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला है। अब पाकिस्तान के अंदर भी हमने अपनी एक कंपनी बनाई है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंसल्टिंग फर्म्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सही। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस दौड़ में इस वक्त दाखिल हुआ है, इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब लोग मोटिवेट होकर इस वक्त नेशनल एजेंडा के ऊपर काम करें। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते एक इनिशिएटिव लिया था इंडस AI वीक के हवाले से। उसके अंदर हमें एजाज़ हासिल ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT के तहत हमने कराची में एक इवेंट किया जिसके अंदर बेशतर मिनिस्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के और एकेडमिया से लोगों को हमने इकट्ठा किया और ये डिस्कस किया कि आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी क्यों है। तो इस मौके के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के जितनी यूथ है हमारे पास इस वक्त, जो मेजॉरिटी है 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो यंगस्टर्स की है। और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है
हम बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस भी करवा रहे हैं, सेमिनार्स भी करवा रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, क्योंकि मैं जो वक्त मिडिल ईस्ट में और अब दूसरी कंट्रीज़ में देखा है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी कम से कम 5 साल तो पीछे है। तो वो जो मेहनत है वो हमें अभी अवेयरनेस से शुरू करनी पड़ेगी कि ताकि हम अवामी सतह के ऊपर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब ने ये $1 बिलियन का ऐलान किया 2030 तक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, जॉब्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसके लिए इसके साथ साथ पैदा होंगी। तो इसी तरीके से जो है हम भी इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? बेसिकली हम लोग, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा पूल है एडवाइजरी काउंसिल का, जिसके अंदर हमारे साथ इंटरनेशनल स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और इसके साथ साथ पाकिस्तानी थिंक टैंक्स के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं। हम उनको कनेक्ट करते हैं उन यंगस्टर्स के साथ जिनमें हमें करंट नज़र आता है। फॉर एग्जांपल हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया है कि जिसके तहत हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक टेस्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू टेस्ट करते हैं, एक सेमिनार की तरह कंडक्ट करके, जिसके बाद फॉर एग्जांपल अगर 50 बच्चों का सेमिनार था तो 10 आते हैं। वो जो 10 होते हैं फिर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के साथ साथ और ख़ास करके जो इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जिससे मैडम ने भी कहा कि बच्चे तो बहुत पोटेंशियल है, और मैं मानता हूँ उसकी वजह ये है कि जब हम बाहर देखते हैं तो वही पाकिस्तानी जो यहाँ पर आपके सामने है कि डिफरेंट जॉब्स के अंदर कम पैसे कमा रहे होते हैं, बाहर जाके वही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते हैं। और क्या बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं बाहर। सिर्फ क्या है, इकोसिस्टम। हम गवर्नमेंट के साथ इसीलिए काम कर रहे हैं कि हम वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें कि जो इकोसिस्टम पाकिस्तान के पास सब कुछ है, सिर्फ वो इकोसिस्टम नहीं है। जब वो इकोसिस्टम मुहैया होगा तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वही पोटेंशियल बाहर जाके कैसे बाहर आ रहा है। यानी वही बच्चा जो पाकिस्तान में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो उसको माशरा दबा रहा है या मसाइल दूसरे हैं, फैमिली के हैं और चीज़ें हैं, वो बाहर जाते हैं, एक अच्छी मेंटोरशिप होती है, फैसिलिटीज़ होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो उसके बाद वही बच्चा आउट परफॉर्म कर देता है दूसरी कंट्रीज़ के बच्चों को भी। यही एक उसके पीछे राज है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। एक सवाल आपसे जाते जाते पूछते हैं कि जैसे बनो यूथ की आवाज़ के से आपका भी कॉन्टैक्ट हुआ माशाल्लाह से, और आप आए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये कनेक्टिंग पॉइंट है। जिस तरह यहाँ पर हम आए, ठीक है, बैठे, बातचीत हुई, हमें अंदाज़ा हुआ कि हम आपस में हम सब के क्या क्या काम कर रहे हैं। अब हम ये सब एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि अगर जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, हम मीडिया की आवाज़ को यूज़ कर सकते हैं, और यूथ का जो प्लेटफॉर्म बनो काबिल और इस तरीके से बनो यूथ का प्लेटफॉर्म, बनो यूथ की आवाज़ का प्लेटफॉर्म है, इसको यूटिलाइज़ करके हम जो मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकें कोलैबोरेटिव तरीके से, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ भी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको अपने हर मकसद में कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आज का अपना सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल, हम जो है मुफ्ती साहब से अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे बाकायदा। जनाब, ये बताइएगा रोज़े के बुनियादी मसाइल क्या होते हैं और रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? ये अक्सर एक ऐसी भी हमने बात सुनी है कि कोई ख़वातीन जो होती है खाना बनाते हुए उनको आदत होती है चखने की, और जब चख लिया अल्लाह रोज़ा टूट गया, या बच्चे ने गलती से कुछ खा लिया, मेरा तो रोज़ा था, मेरा रोज़ा टूट गया। तो किस वजह से रोज़ा टूटता है? जी, बहुत बुनियादी चीज़ें हैं ये, और कंफ्यूज रहते हैं हमारे जो मुसलमान, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, और साथ साथ हर बंदे ने अपना एक वो बनाया हुआ है, बिल्कुल अपना क्राइटेरिया, जिसका शरीयत से ताल्लुक भी नहीं होता उससे भी क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है। बिल्कुल, शरीयत इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें, बुनियादी चीज़ तो ये है कि जो रोज़ा है, रोज़ा जब टूटता है ना, तो पैसिली चीज़ों पे आता हूँ कि जो टूटता है, उसमें अब टूटता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात उस पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है, और बाज़ पे औक़ात कफ़ारा लाजिम नहीं आता, सिर्फ क़ज़ा करनी होती है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जिससे कफ़ारा लाजिम आ जाए। अच्छा, कफ़ारा अदा करना हर एक की बस की बात होती नहीं है, क्योंकि कफ़ारा जो है सबसे पहला जो है ये कि कोई गुलाम आज़ाद करे। कोई ऐसा रोज़ा टूटा है जिस पर कफ़ारा लाजिम आता है, गुलामों का दौर नहीं है अब, तो उसमें सेकंड स्टेप उसमें होता है कि 60 रोज़े लगातार वो रखे उस एक रोज़े के बदले में, फिर 61वां रोज़ा वो ख़ज़ा का रखेगा। और उस पर कंडीशन ये होती है 60 में से कोई एक भी इसने बीच में छोड़ा तो दोबारा गिनती 1 से शुरू होगी। सही। तो ये हर एक के बस की बात नहीं होती। फिर तीसरा स्टेप, अगर वो इतना कमज़ोर लागर है कि वो 60 रोज़े नहीं रख सकता,
तो फिर 60 मिस्किनों को, जो कि मिस्कीन वो होता है जिसके पास एक वक्त का खाना भी मैसर ना हो, सही। उसको 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना प्रोवाइड करे, तो ये 2 वक्त, कफारा है। तो अब मैं आता हूँ कि टूटता किस चीज़ से। एक से ये जो आपने बताया है ये हमें रमज़ान में ही करना होता है, रमज़ान के बाद भी कर हाँ, सकते ये बता ये रमजान के बाद कफारा जो है ना, जी। रमजान के बाद ही है। बाद, ठीक ये है, सही। कदा जब रखेंगे तो वहीं तो फर्ज रखने हैं, रमजान में तो रोजे फर्ज हैं, उसमें तो कोई चारा नहीं है, सही। तो हमें रमजान के बाद ही कफारा शुरू होता सही, है। ठीक। तो देखें अब ये रोजा टूटने का भी पहले मैं जिक्र कर दूं, हमारी बहन ने कहा कि वो चख लेते हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए रोज़ा उस वक्त टूटता है जब कोई चीज़ हमारे हलक से मैदे तक पहुंचने के रास्ते पे आ जाए। अच्छा, वो हमारा नाक है, हमारी नाक है, हमारी कान का पर्दा अगर ऐसे जो कि फटा हुआ ना हो, अगर फट गया हो तो फिर रोज़े में मसला होता है। अच्छा, ये 3 रास्ते हैं जिससे रोज़ा टूटता है। अच्छा, जब टूटने क्या है, मिसाल के तौर के ऊपर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ रखी हुई थी, आप कहीं पे आए, वहाँ पे कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ रखी हुई थी, आए और बेदानी आपने खा लिया। अच्छा, आपने बिल्कुल आप आए, आपको याद ही नहीं आता रोज़ा नहीं था सही। है या नहीं है, आप पानी पी लिया आपने, तो ये सूरत जो है उसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। सही, कोई भी चीज़ भूल कर खा ली या पी ली तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता, सही। बिल्कुल। अच्छा, अब कोई चीज़ ऐसी है कि याद था लेकिन किसी वजह से खा लिया, मिसाल के तौर पे आपके सामने आप वुज़ू कर रहे थे, कुल्ली कर रहे थे, किसी धक्का दे दिया, किसी ठोकर लग गई, पानी हलक में चला गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। या आपने कस्दन नहीं किया लेकिन पानी आपके उसमें चला गया, तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। अच्छा, सही। बाकी बहन वाली बात की तरफ आऊँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ फैमिलीज़ में लोग ऐसे होते हैं हमारी फैमिली, मतलब हमारी माशरे में फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें जिनके शौहर बड़े सख्त होते हैं जी। अगर मिर्चें और नमक वाला तेज़ हो जाए, कम हो जाए, तो बड़े फसाद पैदा हो जाते हैं। तो खासतौर उन बहनों के लिए, उनके लिए रास्ता ये है, जब उनको मिर्चें चखनी हो, नमक चखनी हो, तो देखिए ज़बान की नोक पे रख लें, आपको जायका आ जाएगा। उसके बाद उसको थूक दें, अंदर हलक में ना लें, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये एक सहूलत है, वजह के अंदर नहीं जा रहा तो आप इससे आप चख सकती हैं, आपका खाना अच्छा हो सकता है, घर का माहौल अच्छा रह सकता है। इससे अच्छी तरह से आप रास्ते में जा रहे हैं, देखते हैं अक्सर धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। वो किसी आया पीछे से, वो फोड़ के बस ने एक्सीलेटर मारा, वो पूरा मोटरसाइकिल वालों के मुंह के अंदर। अब क्या करें अब जो ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें बचना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, सही। अब जैसे ये धुएं वाला मामला हो गया, कोई शख्स चक्की पे काम कर रहा है, वहाँ पे चक्की आटा पिस रहा है, वो उसकी धूल आ रही है, मुंह में आ रही है, उससे बचना मुश्किल है। इस तरह के जो मामला हैं ये इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। सही। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कफ़ारा कब लाजिम आएगा या कब नहीं आएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा काम जो कि रोज़े की हालत में मना है, आपको रोज़ा याद है और आपने जानबूझकर वो अमल किया है, ये याद रहे कि जानबूझ के वो अमल किया है, और वो रोज़ा रमज़ान का हो, अच्छा, क़ज़ा का ना हो, कफ़ारे का ना हो, नफली रोज़ा ना हो, सिर्फ रमज़ान का रोज़ा हो, उसमें आपने ये अमल किया, तो फिर आपके ऊपर कफ़ारा भी लाजिम आ जाएगा। ये एक सूरत हाल है उसके अंदर। तो उसके अंदर ये हमेशा याद रखें कि जानबूझ के अगर कोई काम किया है, तो बाद वक्त क्या होता है कि इंसान की कोई तकलीफ़ हो रही होती है, कोई ऐसे या भूख की शिद्दत हो रही होती है। आज के माशरे में हमारे नौजवानों के अंदर ये बहुत ज़्यादा आ गया है कि भाई भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी या प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, वो लोग पी लेते, रोज़ा तोड़ लेते। इस सूरत में ये सूरत हाल ऐसी नहीं है जिसको शरीयत इजाज़त देती हो रोज़ा तोड़ने की। तो इस सूरत में भी कफ़ारा लाजिम आता है 60 रोज़ों का, और एक क़ज़ा का उनको अदा करना होगी, तो 61 रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। ये हमारे माशरे में आजकल बहुत फैल रहा है कि भाई ये। और दूसरा एक मैं एक साथ एक बात और कहता चलूँ आपको कि आजकल रोज़े छोड़ने का भी बहुत रुझान हो गया है। तो वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ा और उसके बाद वो पूरी उम्र रोज़े रखते रहे, तो उसको इस एक रोज़े की पूरे नहीं कर सकता जो उसने नुकसान किया है, तो उसको पूरी ज़िंदगी के रोज़े से पूरा नहीं कर सकता अगर बिला शरई उज़्र उसने छोड़ दिया। जनाब, एक और सवाल इसमें ऐड करूँगी। जी। कहा जाता है कि अगर कान में हम कतरे डालते हैं तो वो भी हलक के जरिए जाते हैं। बिल्कुल। इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, अगर सर में तेल लगा लिया तो कैसे रोज़ा टूट खुशबू से भी अक्सर। अच्छा, वैसे हमारा ये पीछे डिस्कस हुआ था, इसमें एक दो पॉइंट बिल्कुल। हमारे से कान में मसला ये था कि आँख में आप डाल सकते हैं, आँख में डाल उस वक्त ड्रॉप डाल सकते हैं जब कोई इंतहाई शिद्दत हो, आपको ज़रूरत के बगैर आप रह नहीं सकते। अगर नॉर्मल हालत में रह सकते हैं तो फिर नहीं डाला जाएगा। अगर शिद्दत है, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कुछ आपको चीज़ें हुई हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है आपने, तो डाल लें, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। कान का पर्दा आपका सलामत है,
आप ड्रॉप डालिए, रोज़ा नहीं टूटेगा। कान का पर्दा फटा हुआ है तो आप ड्रॉप डालने के तो रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन लगाने से, इंसुलिन लगाने से, चाहे वो आईवी हो या आईएम हो, रोज़ा नहीं टूटता। जी, कोई टेस्ट कराने के लिए खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता। सही। किसी को खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। हत्ता कि और मसला आपको बता दूं, लोग समझते हैं उल्टी आ गई तो रोज़ा टूट गया। अच्छा, उससे भी नहीं टूटता। हाँ, देखिए उल्टी अच्छा, माशा। मुंह भर अगर खे, मुंह में कहते हैं वो इतनी शदीद, तो शदीद जब टूटता है जब इतनी ज़्यादा खे हो कि रोक नहीं सकता उसको। सही। और मुंह भर खे आई और उसके अपने किसी अमल से आई, मिसाल के तौर पर उसने उंगली डाल दी या कोई चीज़ उसके में चली गई तो उसने खुद उसको सबब बना खे का, तो टूटेगा। आम हालत में जो होता है ना, जो खाया था उल्टी हो गई, दूसरा रोज़ा नहीं टूटता। आप लोग कहते हैं रोज़ा टूट गया और अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, वैसे रोज़ा नहीं टूटता। नहीं टूटता। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला इन सब बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। हमारी बहन ने हमें ज्वाइन किया, फातिमा ने, उनसे हम गुजारिश करते हैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। सूर्य सा कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजाम हो जाए, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासिला ये चंद गाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह,